नमस्कार सभी को। मैथ साइंस के रेशियो टॉपिक में जो टेस्ट हुआ था संडे को, उसकी आंसर की लेकर आया हूँ। तो सभी वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योग दूसरी संख्या का 10/3 होता है। 10/3 होता है। तो 3 को x से गुणा करेंगे, 3x + 3y बराबर 10y। y एक साइड करेंगे, 3x बराबर 7y आएगा। सामने वाला मान होगा, x का मान 7 और y का मान 3। तो 7:3 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। सभी बच्चे आंसर की मैथ करते रहे, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। कंप्लीट एक एक तरीके से बताऊंगा, टाइम को ध्यान में रखते हुए। आधी तो पत्नी को दे दी उसने संपत्ति, यानी 1/2, और शेष बची हुई का 2/3 यानी 2/3, और शेष राशि 4 बेटियों में बांट दिया 1/4। तो आपको इस प्रकार संख्या माननी है कि 2, 3, 4 से कट जाए। तो 3 दूनी 6, चौका 24, जैसे 48, 72 रुपये मान लेते हैं। आधी पत्नी को दे दी तो 36 रुपये पत्नी को दे दिए। शेष रह गए 72 में से 36 गए, 36 रुपये रह गए। शेष राशि का 2/3 यानी 2/3, 12 दूना 24, 3 बेटों में बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक बेटे को 8-8 रुपये मिल जाएंगे। अब बोला शेष राशि 4 बेटियों में, तो 36 में से 24 रह गए, 12 रहेगी शेष राशि। 12 रुपये 4 बेटियों में बांटेंगे तो 12 में 4 का भाग देंगे, प्रत्येक बेटी को 3 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक बेटी को रियल में 20,000 रुपये प्राप्त हुए, रेशियो में 3 प्राप्त हुए। प्रत्येक बेटे की संपत्ति कितनी है? बेटे को किससे गुणा करेंगे? 8 से। जब इसको गुणा करेंगे तो 20,000 को 8 से गुणा करेंगे, 160 आएगा, और इसमें 3 का भाग करेंगे। जो भी अपना देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 160 में 3 का भाग करेंगे, शायद 3 नंबर अपना आंसर राइट होगा। पॉइंटों में आएगा 1,60,000 में 3 का भाग करना है अपने। 1,60,000 में 3 का भाग करेंगे तो आंसर आपका आएगा सी नंबर जिसने किया उसका राइट आंसर है। 83 नंबर में देखें, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। क्यू की वर्तमान आयु पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। क्यू की वर्तमान आयु और 6 वर्ष बाद पी की आयु का अंतर 2 दिया हुआ है। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग पूछा है। देखो वर्तमान में इनका अनुपात है 5:7, पी और क्यू की वर्तमान आयु और 6 वर्ष बाद पी की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? 2। 6 साल बाद पी की आयु और पी क्यू की तो वर्तमान आयु लेनी है 7 ही लेनी है। इसकी आयु कितनी लेनी है? 7। इनकी आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? पी की आयु का अंतर 2 है। तो पी और क्यू की देखो रेशियो से बढ़ाओ, वरना ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा जल्दी होगा। जैसे अपने पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग लेते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग 52 लिया। 52 को जब 7 और 5 का भाग देंगे तो 12 का भाग ही नहीं जाएगा इसमें। अगर 48 लें पी और क्यू का, तो 48 में 12 का भाग देंगे तो ये यूनिट का मान 4 आएगा, यानी पी की आयु 20 आएगी और क्यू की आयु आएगी 7 चौके 28 आ जाएगी। अब देखते हैं, इसने बोला है क्यू की वर्तमान आयु। क्यू की तो वर्तमान आयु लेनी है 28, और 6 वर्ष बाद पी की आयु 20 और 6 कितने हो गए? 26। इनकी आयु का अंतर 2 आ रहा है तो अपना उत्तर सही है, वरना गलत है। तो 28 में से 26 गया, उत्तर 2 ही आएगा। बी जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। तरीके के बजाय ऑप्शन से जल्दी होगा ये वाला क्वेश्चन।
टेस्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ धनराशि को पी क्यू आर में अनुपात में बांटना है। आर को पी से 4 गुना मिलता है तो क्यू का भाग क्या होगा। पी क्यू आर, कुछ धनराशि को पी क्यू आर में बांटना है। देखो दुगुना मिले तिगुना मिले ऐसा कोई ऑप्शन आए तो हमेशा ही आंकड़े पर्याप्त नहीं है ऑप्शन होगा, क्योंकि क्यू का भाग पूछा है। रियल नंबर के बिना अपने कभी भी उत्तर नहीं निकाल सकते। इसमें देखो सिंपल रेशियो दिया हुआ है या मल्टीप्लाई दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने निकाल दिया होगा। आंसर नंबर आपका क्या होगा 4। रियल नंबर के बिना कभी उत्तर नहीं आ सकता इसमें रेशियो से। पी का आर गुना, आर को पी से 4 गुना 3 गुना गुणे से कभी उत्तर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 85 में देखेंगे ए और बी की वेतनों का अनुपात 9:4 है। इसने बोला है ए के वेतन को 15% बढ़ाना है, तो 9 को 15 बटाएंगे तो 23/20 या 115/100 से गुणा कर दो। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 20, यानी 207:80 आ गया। तो उसका कुल वेतन यानी एक का ही वेतन दिया हुआ है ये 5175 एक का रियल में अनुपातों में 207 है। इनटू आपसे पूछा है बी का वेतन कितना होगा, तो 80 से गुणा कर दो। जब इसको कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका जाएगा, अपने कैंसिल करें तो 2 पर देखते हैं 414 आएगा। 7 में से 4 गया 3 0 103। 5 पर, ये 5 पर पूरा जाएगा अभी। 25 8 200, 2000 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। तृतीयानुपाती आप सभी को पता होगा। तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती क्या होता है? पहला पद तो 38 दिया हुआ है, दूसरा पद 15 दिया हुआ है, तीसरा भी 15 होता है, चौथा एक्स मानना होता है। मध्य अनुपाती में मध्य वाले एक्स मानने होते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। और चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है? 3 संख्याएं दी होती है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात एक्स, इसमें लास्ट वाला। 3 चीजें याद रखो, यहां से एक सवाल बन सकता है एग्जाम में। अब नियम आप जानते हो, बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है 15 × 15। तृतीयानुपाती पूछा था, x की वैल्यू 15 × 15 बटे में 38, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 सिंपल सा प्रश्न है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया, गुणनफल दे रखा है 20,250। अपना गुणनफल आएगा 3 और 2 6, 6 तिया 18, 2 बच गए 22, 6 तिया 18, 4 45, 6 7 42, 5 पर जाएगा। ये इसका आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। 3 संख्याएं आती है, ये मैथ में ध्यान रखना होता है। 33 75 आप जानते होंगे 15 का क्यूब होगा क्या? 15 का। एक संख्या 15, दूसरी 30, तीसरी 45, ए उत्तर होगा। एक्स मान की करो तो x गुणा 2x गुणा 3x बराबर 20,250 है। तो x की क्यूब होता है, इसलिए क्यूब रूट लेना जरूरी होता है, ये मत भूल जाना एग्जाम में। गुण आते क्यूब रूट लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न। 88 में देखेंगे, ये बिल्कुल इजी सवाल था, बट्टा ही हटाना है इसको। बट्टा हटाते ही अपना उत्तर आ जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखो, ए बॉक्स बनाना है बराबर आते, या यहाँ 9 है तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, बस इतना ही काम है। ABC का रेशियो आ जाएगा। ए का अनुपात 7 आया, बी का 9 आया, सी का 15। 7 9 15, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 में अनिल और सुनील की मासिक आय का अनुपात इतना है, खर्च इतना है, प्रत्येक महीने के अंत में 1200 रुपये बचाता है। 5:4 है, बाद में 4 3 है। देखो ये 1 रुपये सेव कर रहा है, ये 1 बचा रहा है, रियल में 1200 है, तो 1200 में 1 का भाग देंगे, यूनिट का मान 1200 आ जाएगा।
उनकी मासिक आय 12,560, 6,000, 12 चौके 48, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। सिक्के संबंधी सवाल है, बिल्कुल इजी है सवाल। अनुपात दे रखा है, कुल धन 114 रुपए दे रखा है इनका, कुल धन दिया हुआ है 114 रुपए। अपने भी कुल धन ही बनाना पड़ेगा। आपके पास दो सिक्के हैं 1-1 रुपए, एक तो 2 रुपए, तो ये हो गए, प्लस 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, 1.5 रुपया ये हो गया, प्लस 5 सिक्के हैं 25 पैसे के, 1 रुपया और 25 पैसा ये हो गया, इनटू में 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 114 बटे में 2 और 1 3, 4 रुपये 75 पैसे, इंटू में 3, गुणा में पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 22, 19 पर जाएगा, 25 चौके 100, 19 छिक्का 114, 12 छिक्के 72। डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 अच्छा क्वेश्चन है, पटवार में पहले भी आया हुआ एग्जाम में। पुरुष धन 160 पुरुषों में, एक पुरुष को 4 रुपए मिलते हैं, तो 160 पुरुषों को टोटल धन 16 चौके 64, 640 रुपए मिलेंगे। अब रियल में, रेशियो में पुरुषों की संख्या 16 है, टोटल धन 640 है, तो अपना टोटल 16 आया, इंटू यहाँ महिलाओं की संख्या आ जाएगी। 16 से काटेंगे 4, 40, 21 चौका 84, 840 महिलाएं, महिलाओं को 840 रुपए मिलेंगे। अब प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं, तो महिलाओं की संख्या आएगी, यहाँ संख्या पूछा है अभी, महिलाओं की संख्या, तो 840 में 3 का भाग देंगे आप, 84 कितने पर जाएगा, 28, तो ये 84 होते हैं, 280 महिलाएं आएगी। महिलाओं की संख्या पूछे तो 280 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4? ऑप्शन से करोगे तो बड़ा ही आसान है, 9 में से तरीके से भी जा सकते हो, 15/19 में से क्या घटाया जाए कि 3:4 प्राप्त हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, 19 या 57, 60 में से 57 गया 3, 4 एक्स में से 3 एक्स गया एक्स, तरीके का कोई मुकाबला नहीं है, डी आंसर आएगा। डी जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इनका डायरेक्ट आंसर आता है। इसका आंसर इस प्रकार के सवालों का 2:3 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे कॉमन आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है P/Q R/S बराबर T/U। इन ऊपर वालों के मान 2 रखने हैं, नीचे 3 रखना है, तो P का मान जब 2 रखेंगे तो 2m आएगा, N और R में से R का मान 2 रखेंगे 2n आएगा, और T में T का मान रखेंगे 2o आएगा। इसी टाइप से बट्टे में इनका मान रखेंगे, M और Q में Q का मान 3 रखेंगे 3m आएगा, और N और S में से S का मान 3n आएगा, प्लस और U में U का मान रखेंगे 3o आएगा। देखो ये डायरेक्ट आंसर कर सकते थे 2:3, क्योंकि ऊपर 2 कॉमन आएगा, नीचे 3, ऊपर आएगा mn प्लस o बट्टे में m प्लस n प्लस o, सेम कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आपका राइट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर देखते हैं अभी, 1 मिनट। दो अनुपात 3 इसका राइट आंसर होगा। पहला सी ऑप्शन होगा इसका, 2:3। ये समानुपात का सिंपल सा प्रश्न है, एक्स का मान ही रखना था, नहीं तो बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर करेंगे। x माइनस 1 को 9 से गुणा करेंगे, 7x प्लस 7 बराबर 9x माइनस 9 आएगा। x एक साइड करेंगे तो 2x बराबर 16 आएगा। x की वैल्यू 8, सी जिसका आंसर राइट है, जिसने सी उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। मिश्र अनुपात का सवाल है। कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिक्स बनाना, यौगिक बनाना होता है, कंपाउंड बनाना होता है।
इसमें आपने देखा होगा पहले पहले पदों का गुणनफल बाद वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसमें पहले पहले की बात करें तो 3 × 4 × a होता है। बाद वाले पद की बात करें तो 4 × 5 × a+1 होता है, बराबर 1/2। 4 से 4 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 a को 2 से करेंगे 6a, बराबर 5a+5 आएगा। a का मान 5 रखते ही मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात देखो क्या होता है, यूं भी कर सकते हो, जैसे 2 या 2 से अधिक पदों में मिक्स की करना होता है, 2/3 और 3/4, ये भी मिश्र अनुपात होता है। कंपाउंड बनाना, यौगिक बनाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, बिल्कुल इजी प्रश्न है, बॉक्स का सिंपल पेपर है। अनुपात में इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, 1:1 रक्षक सभी पेपर में। ए और बी का मान 4-5 है, बी और सी का मान 25-32 है। बॉक्स भी बना सकते हो, यहाँ 5 है तो 5 है, 4 है, 25 है तो क्या आएगा 25। ए सी का मान पूछा है, इसका कोई रोल नहीं है, इस दोनों को कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 8, 5:8। डी आपका क्या होगा राइट आंसर। सभी बच्चे लिंक को शेयर करें, जिस बच्चे ने पेपर दे रखा वो देखें, बाकी भी पेपर करके देखें, बाकी सीईटी कोई और अलग बच्चे जुड़े हुए हैं तो। यदि एक खेत की जुताई 10 दिन 10 मजदूर 20 दिन में करते हैं, सिंपल बेसिक कर सकते हो, नहीं तो ये टॉपिक ना एक एग्जाम में आ रहा है, एमडीएस से करना चाहिए सारे सवाल। एमडीएच बराबर W/W, ऊपर वालों के 1 लगाना चाहिए, नीचे वालों के 2। 10 मजदूर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूरों की x × 8, कार्य 1/1 ही है, तो 8 दिन में करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता हुई। काटते ही आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काटा 5, 25 मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, ये भी सिंपल प्रश्न, प्रत्येक x जोड़ने पर समानुपाती करना है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी जा सकते हो, नहीं तो तरीका भी होता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा अंतर करके भाग करना होता है। ऑप्शन से देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे 2, 10 में 2 जोड़ा तो 12, 18 में 2 जोड़ा 20, 22 में 2 जोड़ा 24, 40। अगर बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है तो उत्तर सही होगा, वरना गलत। 12 चौका 48, 480 आया, 24 दूना 48, 480, ये पहले ही आंसर होगा। ए जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। करेक्शन वगैरह चेक करते रहे, अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो आप कमेंट में अपने आंसर करेंगे क्या गलती कर रहे हैं। तो मैथ में कैलकुलेशन में जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं अपने, क्लास में तो बच्चे सोल्व कराते रहते हैं। मध्य अनुपात की बताया, अभी बताया था 25:x, x:144। बाहरी पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के। इसका स्क्वायर रूट कर दो, 25 5 का होता है 144, 12 12 5 60 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे अपने जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 100, वर्गानुपात होता है वर्ग स्क्वायर करना, वर्गमूलानुपात होता है स्क्वायर रूट करना। तो वर्गानुपात यानी √5/√6 का स्क्वायर करेंगे, वर्गानुपात। हिंदी लिखी हुई है इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में पढ़ना इसका स्क्वायर ही मान होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा। या तो x की वैल्यू रखो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 5 से करेंगे 25x, 25 पूरा ही कर देता हूँ मैं, 25x - 38 5 40 5 200, 190 ही होगा। चेक करेंगे सभी बच्चे, 6 दूनी 12x + 18, x एक साइड, संख्या एक साइड करेंगे। 25x में 12x के 13x, 190 में 18 जोड़ेंगे 208, कैंसिल करेंगे, उत्तर देखेंगे, एक पर जाएगा 7, 13 6 78, 16 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 अच्छा प्रश्न था, एक कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न था। इसको देखो रेशियो से कैसे करेंगे, डायरेक्ट 80% खर्च करता है। 80 का मतलब होता है 1/4/5,
आय अगर 5 है, खर्चा 4 है, बचत होगी 1, रियल में बचत 8 है। 8 की वैल्यू 1 है, गुणा में 5, 1 की आय आएगी 40। रेशियो से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने कर रखा है वही करेंगे। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3, 20 दिया 60, बी की आय आएगी। इसी प्रकार सी की भी आय निकालेंगे। 75% खर्चा है, 75 का बट्टा होता है 3/4। आय 4 है, खर्चा 3 है, बचत 1 हो गई, रियल में बचत 20 है, 20/80 आ गई। जब इनका रेशियो बनाएंगे तो 2:3:4 में आय बांटता ही आंसर आ जाएगा। स्पीड में चलना है, मेन टेस्ट का उद्देश्य अपने 2, 3, 4 क्लास में बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं। 72,000/9 आएगा, यूनिट का मान 8,000 आएगा। आपसे पूछा है 1 8 दूनी 16,000, 20 जिस बच्चे ने किया है उसका सही उत्तर होगा भाई। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना, डी के 4 गुणे बराबर है। क्लास में बताया हुआ है छुपाने वाला सिस्टम, हिडन सिस्टम, एलसीएम से। ए का मान निकालना है तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 आ गया। बी का मान निकालना है, जिसको मान निकालना है उसको छुपा लो, जो संख्या रह जाए गुणा कर दो। बी का करना है तो 5 दिया 15, 15 चौके कितना आ गया 60। सी का करना है तो 4 दूनी 8, 8 5 40। डी का करना है तो 3 दूनी 6, 6 5 30। बस इस रेशियो में जो भी कैंसिल हो रहा है कर सकते हो। 2 से कैंसिल करेंगे 12, 30, 20, 15, 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। ये 6 बच्चे 4300 रुपए में समाप्त करते हैं। देखो 4300 रुपए इनकी टोटल मजदूरी है तो बटे में अपनी टोटल मजदूरी आएगी। व्यक्तिगत मजदूरी, एक पुरुष की 5 है, 3 पुरुष है, 15 रुपए तो ये हो गए। महिलाओं की मजदूरी 4 है, 4 महिलाएं हैं, 16 रुपए ये हो गए। तो यहाँ मजदूरी है 6 बच्चे हैं, 12 ये हो गए। तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी, महिलाएं 4 चौका 16 से गुणा कर दो तो 4300 में 16 और 15 31, 43 का भाग दो 16 से गुणा कर दो तो आपका 1600 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104। 96 में जिस ऑप्शन का भाग नहीं जाएगा वही अपना उत्तर होगा। गोलियां टूट गई तो अनुपात में टूटी और बिना टूटी दर्शाता है, ये बताना है। देखो 96 में 4:3 में नहीं बांट सकते, 7 का भाग ही नहीं जाएगा। 96 में 6 और 3 9 का भी नहीं जाएगा। 96 में 3 और 2 5 का ही नहीं जाएगा। ये एक ही ऑप्शन है बी, 1 सेकंड का ही उत्तर था। 96 को 5:3 में आप बांट सकते हो, 8 का भाग देते 12, 60 और 36 आ जाएगा उत्तर। रेशियो में पूछा था उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5-6 क्वेश्चन और है, जल्दी सी। बच्चों के पास भी टाइम कम होता है, आंसर की चेक करने आते हैं, इसलिए मैं फास्ट करा रहे हैं आपको। देखो पुरुष महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, 800 रुपये बढ़ जाती है। 8:7:3, 12, 11 और 7 है। देखो यहाँ 4 बढ़ रहा है, इधर भी 4 बढ़ रहा है, इधर भी 4 बढ़ रहा है। रेशियो में अनुपात 4 बढ़ रहा है, रियल में 800 बढ़ रहा है। 800 की वैल्यू 4 है, यूनिट का मान 200 आ जाएगा। इतना ही सवाल है। उस गांव की जनसंख्या कितनी है? स्टार्टिंग में जनसंख्या आएगी 8 7 15 और 3 18। 18 को 2 से गुणा करेंगे, 3600 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। स्टार्टिंग में जनसंख्या पूछी होगी, 3600 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। ये मिश्रण के नियम से एक सवाल आ जाता है एग्जाम में। 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है तो एक ड्रम में डाल दें। टोटली करना है, इनका कुछ नहीं करना। आप यूं भी कर सकते हो, 2/3 इसमें दूध है, 2 और 1 3। इसमें दूध कितना है? 5/7। इसमें दूध कितना है? 8 है। कितने में से है? 11 में से। ये दूध का अनुपात हो गया टोटल। पानी का देखेंगे तो 1/3, या पानी देखें 2/7, यहाँ पानी देखें 3/11। बस इनको
एलसीएम से गुणा करके कैंसिल करते ही रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन बड़े बड़े दिए हुए हैं, कैलकुलेशन करेंगे। एलसीएम अगर टाइम लग रहा है तो 3 × 7 × 11 ही आएगा। जब इसको 3 से 3 11 7 77 77 दूने होते हैं 152 या 54 154। इसको भी 3 × 7 × 11 से गुणा करेंगे। 11 तिया 33 5 165। इसको भी 3 × 7 × 11 से गुणा करेंगे। 11 21 7 168। इधर भी सेम ये काम करना है। जब इनको जोड़ोगे आंसर चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 387 में सारी ऑप्शन है। इधर और देखो 3 × 7 × 11, 3 से 3 ये तो आ गया 77। 3 × 7 × 11, 11 तिया 33 दूना 66। 3 × 7 × 11, 21 तिया 63। इनको जोड़ेंगे 6 3 9 और 7 13 हासिल 1, 12 8 6 18 19 और 1 20, 203 206 आएगा सर। फिर जोड़ेंगे 6 3 9 और 7 13 1, 6 1 7 और 6 13 और 7 20, 203 या 306 आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसका राइट आंसर शायद भी है। टाइम कम में 3 7 11 से गुणा करना था। इससे पहले इससे अच्छा अपने इसको बराबर भी कर सकते थे। सिंपल काम इतना ही था, दूध की मात्रा इधर होगी, पानी की मात्रा इधर होगी, गुणा करके या लघुत्तम लेके जोड़ना ही है सिंपल। 20 शायद राइट आंसर होगा। आंसर की भी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 107। मैं सिर्फ तरीके पर ही बात कर रहा हूं थोड़ी बहुत। दो संख्याओं का योग दे रखा है 5/6 और उन दोनों का अंतर दे रखा है 10/11। ये एक बड़ा सवाल दिया हुआ क्या। उनके वर्गों का अंतर और संख्याओं के योगफल में अनुपात। इनके वर्गों का अंतर होता है x - y² और संख्याओं में योगफल। देखो इसका अलग अलग मान नहीं निकालना। देखो यहां से इन दोनों का अनुपात पूछा है, वर्गों का अंतर और संख्याओं के योगफल का अनुपात। जब इसको हल करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार क्या आएगा माइनस में। प्लस वाली संख्या कट जाएगी, अंतर आपका उत्तर आ जाएगा। तो 10:11 एक ही सेकंड का क्वेश्चन था। 10:11। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा आंसर मैच कर लेना, आप सही आएगा उत्तर। टाइम को देखते हुए जल्दी में चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 108 पर आएंगे सभी बच्चे। तीन संख्याओं का अनुपात, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी वर्गों का आए ना, इसका भी स्क्वायर रूट करना जरूरी है। वर्ग करके भाग दे रहे हो, इससे अच्छा x ही मानो 3x² 2x² ब्रैकेट में लगाओ इसको 5x² बराबर 1862। क्यों करना है, ये पटवार में आया हुआ है। 9x² और 4 13x² प्लस 25x² बराबर 1862 दिया हुआ है। तो ये आपका आएगा 25 और 4 29 9 38x²। 38x² बराबर 1862 है। कंप्लीट जाएगा 38 4 पर जाएगा, शायद 49 पर ही जाना चाहिए। x की वैल्यू 7 है, चेक कर लेना 7 ही है क्या। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 5 35। बी आपका राइट आंसर होगा। दो क्वेश्चन और है, सभी बच्चे देखेंगे। दो क्वेश्चन और रहे हैं मैथ के। ये अपनी क्लास में सीट से ही लिया गया सवाल है। देखो टेस्ट में भी ऐसी भिन्न बताओ जैसे x/1 या x/y जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से। बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर करते ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 9 से काटा 9 तिया 27, 3 से 3, x की वैल्यू 1/55। नियम जानते होंगे, वही अनुपात है जो कि 3/11 से 3 जो कि का मतलब होता है समानुपात। वही अनुपात है जो समानुपात के रूप में रखना था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का भी वनपाल में पूछा गया था। सीट में से लगभग सेम क्वेश्चन आए हैं। संकल्प की जो भी मैथ की बुकलेट है, वनपाल वन रक्षक में जितने भी सवाल आए लगभग आप देखना। इसमें एक डायग्राम बनाना है आपको। आधा नीले और पीले रंग में, पीले और नीले रंग का अनुपात 4:3 है। पीले और नीले रंग का अनुपात 4:3 है।
रेशियो से करा रहा हूं, टोटल 7 मीटर का डायग्राम है। ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात इतना है, ऊपरी यानी आधा यूं कर लिया ऊपर वाले में और आधा नीचे वाले। अगर पूरे डायग्राम का पता है भी नीला और पीला कितना है, ऊपर वाले का पता लगते ही नीचे वाले का तो उतरा ही जाएगा। या तो आप 60 वगैरह मीटर मान सकते हो डायग्राम को, नहीं तो ये तो पूरे डायग्राम का है और ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपरी हिस्सा, उसका अनुपात 2:3 है, यानी टोटल 5 है। अब आप मुझे ये बताओ, पूरा डायग्राम अगर 2 मीटर का है तो ऊपर वाला आधा 1 का होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस अनुपात को 7:5 की बजाय इसको 2:1 में बनाते ही अपना उत्तर आ जाएगा। अब 7:5 को 2:1 कैसे बनाएं? तो पूरा डायग्राम 2 है तो ऊपरी हिस्सा 1 ही रहेगा। 2 अनुपात कैसे बनाएं? इनको किससे गुणा करेंगे 2 बन जाए। जैसे ऊपर 70 है तो नीचे 35 होना चाहिए। ऊपर अपने 10 से गुणा कर लेते हैं, नीचे 7 से गुणा कर लेते हैं। ये देखो 70 35। ये आप बराबर करके भी 2:1 बना सकते हो। जैसे क्लास में बताते हैं तो ऊपर 10 से गुणा करो सभी को और नीचे करो 7 से। अगर ये रेशियो मेथड कर रखा है तो अब इसने पूछा निचले पूरे डायग्राम में पीला 40 है, ऊपर में पीला 14 है तो नीचे 40 में से 14 गया 26 आएगा। पूरे डायग्राम में नीला 30 है, नीचे 21 है तो 30 में से 21 गया 9 आएगा। 26 9 अगर आपका आंसर सी है, सी आपका राइट आंसर होगा। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में बने रहें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है आंसर के लिए, बच्चों के पास भी कम है, एग्जाम भी नज़दीक है, इसलिए सिर्फ नॉर्मल मेथड कराए गए हैं जो करने चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुड इवनिंग। अपने टेस्ट की बात करें तो अपने टेस्ट में जो साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं अपने। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि पहला कि संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए धात्विक यौगिकों के संकुल होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनका जो लाइट का जो भाग होता है उसके बारे में पूछा जाता है। संक्रमण आयन होते हैं उनके बारे में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से प्रकाश के अंदर भाग दिखाई देते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना कि प्रकाश होता है उसके अंदर जो अलग अलग रंग होते हैं उसके आधार पर रंगों में बताते हैं। संकुल यौगिक कोई भी होता है उसकी विशेषता ये पाई जाती है रंगों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और प्रकाश के अंदर अपने को पता है कि इसके अंदर जो भाग पाए जाते हैं वो 7 रंगों के रूप में दिखाई देते हैं और 7 रंगों का जो भाग होता है वो फिक्स क्रम में पाया जाता है। और क्रम क्या होता है उसका? विबज्योर। ये क्रम याद रखना उसका। 7 रंगों का प्रकार क्या हो जाएगा? विबज्योर। और इसी प्रकार विबज्योर को क्या बोलते हैं? विजुअल स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश। क्या बोल देंगे इसे? दृश्य प्रकाश, विजुअल स्पेक्ट्रम। पूछा जा रहा है कि संकुल यौगिक या संक्रमण आयन होते हैं, ये संकुल यौगिक भी बोलते हैं, संक्रमण आयन भी है। ये संकुल यौगिक कोई भी बनाते हैं तो उसका सब स्पेसिफिक कलर होता है, उनका विशेष रंग होता है। विशेष रंग के कारण ये अपने को दिखाई देते हैं और दिखाई देने के बाद ये कह रहा है कि कौन से प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो हमें जो रंग प्रकाश दिखाई देता है उसी को तो वो अवशोषित करेगा। हमें दिखाई देता है उसको बोलते क्या है? दृश्य प्रकाश, विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उसकी विशेषता है कि उसमें ये 7 रंगों का क्रम पाया जाता है। अब देखो उसके अंदर दे रखा है दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र। तो ये सारा का सारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का भाग है। इसमें से केवल वो क्षेत्र जिसके अंदर हमें देख सकते हैं वो कौन सा हो जाएगा? दृश्य क्षेत्र हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य क्षेत्र का भाग जिसमें हमें वो दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है वायु में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, क्यों होती है? तो इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है कि वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है क्योंकि वायु के घनत्व की अपेक्षा कांच का घनत्व उच्च होता है, वे कांच के पृष्ठ से परावर्तित नहीं हो सकती है। कांच प्रकाश किरणों से ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल वायु की चाल की अपेक्षा में कम होती है। देखो यहाँ पर चाल के बारे में लॉजिक पूछा गया है, तो चाल के बारे में अपने बताएंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके अंदर चेंजिंग होता है। तो उस चेंजिंग का एक घटना का नाम दिया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को बोलते क्या है? अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोल देंगे? अपने अपवर्तन। तो 2 माध्यम दे रखे हैं, एक वायु का और एक कांच का। और अपने पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये दे रखा है कि प्रकाश की चाल है
प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। कैसे होती है कि प्रकाश की चाल के बारे में एक लॉजिक देखना, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ है, तो क्या लिखेंगे अपनी मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ है, तो मीटर पर सेकंड। किस में होती है ये, निर्वात के अंदर। इसके अंदर हो जाएगी निर्वात के अंदर। और गैस के अंदर बात करें या आपने कह सकते हैं वायु के अंदर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸ है, तो मीटर पर सेकंड। ये जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो चाल के अंदर अंतर हो जाता है इसी प्रकार से। तो अपने कह सकते हैं दो माध्यम में हमारे पास, एक वायु का एक कांच का है, तो इसकी तुलना में कांच की अपेक्षा में, यानी वायु से कांच में आएगा तो इसकी चाल और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ही तो क्या होती है, वो अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने का लॉजिक पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर क्या बताएंगे अपने, प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और दोनों माध्यम अपने पास बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, इसका राइट आंसर ऊपर वाले का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है दहली आवर्ती। क्वेश्चन ये पूछा गया है दहली आवर्ती कैसी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर रहती है। दूसरा दे रखा है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है। जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, उसके बारे में बताया गया है कि दहली आवर्ती ये लिमिटेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ये लिमिटेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू के बारे में पूछा गया कि क्या लिमिट है जिसके बारे में उसका अपने कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज का पार्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्युत ऊर्जा है वो संभव नहीं हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं अपने दहली आवर्ती। तो एक तो धारा का स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं होगा, साथ साथ बढ़ती रहती है वो भी नहीं बताएंगे अपने, साथ साथ घटती रहती है वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन संभव नहीं होता है, लिमिटेशन के बाद संभव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। दहली आवर्ती को बोल देंगे पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि धूप छतरी के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होता है, यानी अम्ब्रेला के बारे में पूछा गया कि अम्ब्रेला में कलर कौन सा होना चाहिए, ऊपर का कलर कौन सा और नीचे का कलर कौन सा। तो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इसमें। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्यों बताया जाता है, इसके अंदर एक बात देखो, पहले इसका बता देते हैं उत्तर कौन सा, कि धूप छतरी के लिए रंगों का कौन सा भाग सर्वोत्तम रहता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो अम्ब्रेला का जो भाग होता है उसके अंदर देखो, ये अम्ब्रेला के भाग में ऊपर का जो रंग होता है वो कौन से कलर होना चाहिए, ब्लैक, ऐसा ही होता है। और नीचे का जो व्हाइट है वो कौन सा, व्हाइट कलर होना चाहिए। नीचे का कौन सा कलर होना चाहिए, व्हाइट कलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसमें देखो प्रकाश का एक नियम है कि सूर्य का प्रकाश होता है ब्लैक वस्तुएं होती है ज्यादा अवशोषित करती है। और ऐसा ही एक नियम अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एक नियम आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये बताता है कि जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो अम्ब्रेला होता है ऊपर का कलर कैसा रखेंगे, ब्लैक, तो वो क्या करेगा, लाइट को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेगा तो परावर्तन भी ज्यादा करेगा। तो नीचे का रंग क्या है, व्हाइट है, व्हाइट रंग क्या करेगा, उसे ठंडक प्रदान करता है। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ के टेम्परेचर की अपेक्षा में यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, यानी इसके नीचे थोड़ी सी धूप कम लगेगी हमें। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऊपर से कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर का, और नीचे से कैसा होना चाहिए, सफेद कलर का। ऐसा ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास। और ये ऑप्शन कौन से में दे रखा है हमारे पास, बी ऑप्शन के अंदर ही आता है, ऊपर से ब्लैक कलर का और अंदर से सफेद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रश्न को कथन दे रखे हैं, दो कथन का चुनाव करना है और अपने को बताना है इसमें से। अच्छा, इधर दो कथन दे रखे हैं, पहले कथन पढ़ लेते हैं उसके बाद अपने पढ़ते हैं इसके अंदर। कथन ये दे रखे हैं कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के बारे में दे रखा है कि चालक दर्पण के रूप में यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण के बारे में दे रखा है बने प्रतिबिंब आमाप में छोटे होते हैं। तो उत्तल दर्पण की विशेषता है, उत्तल दर्पण का बिल्कुल ठीक है, अपने को साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। उत्तल दर्पण होता है वो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। इसमें प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। और आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। अब कथन के बारे में पूछा क्या गया है वो अपने देखते हैं। कथन के बारे में पूछा गया है कि दोनों कथन सत्य है। कथन के बारे में दे रखा है दोनों कथन व्यष्टि सत्य हैं। कथन
सेकंड है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों कथन व्यष्टि सत्य है, और कथन बी है यानी कथन दूसरा कथन है वो पहले कथन का व्यष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कथन दे रखे हैं। स में दे रखा है कि पहला सत्य है दूसरा असत्य है, और द में दे रखा है कि असत्य है पहला और दूसरा क्या है, सत्य है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि अपने जो दोनों कथन पढ़े थे ना, उसमें से जो कथन सेकंड है वो कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। पहले में तो ये पूछा जा रहा है ये कथन सेकंड है वो कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है, और दोनों सत्य है और कथन सेकंड है स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं है, स्पष्टीकरण है उसके अंदर, ये नहीं दे रखा है इसके अंदर, इसमें दे रखा है। और असत्य तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई असत्य नहीं है, यहाँ असत्य दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, दोनों कथन वे सत्य है और कथन सेकंड है और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उत्तल दर्पण का याद रखना, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। साइड मिरर होता है, गाड़ियों का साइड मिरर अपने यूज करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है किसी तेल स्लैब पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों में किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है, किस घटना के कारण हमें दिखाई देती है। यानी तेल की सतह, पानी के ऊपर तेल की बूंदे अपने डालते हैं तो वो सरफेस के ऊपर फैल जाता है और हमें अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है। तो कौन सी घटना के कारण आता है, ध्रुवण, अपवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। तो देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि ऑयल होता है उसको जैसे अपने प्रकाश तरंगों के रूप में दिखाई देते हैं, तो इसमें घटना का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण की घटना क्या होती है कि दो प्रकाश की तरंगे जब एक ही माध्यम से गुजरती है, दो प्रकाश की तरंगे जब एक ही माध्यम से गुजरती है तो उनके सरंग और गर्त, उनके सरंग और गर्त यानी क्रस्ट और ट्रफ एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसके कारण हमें उसमें क्या सा भाग दिखाई देता है, रंगीन भाग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना क्या होती है, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे, दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगों का मतलब होता है कि एक प्रकाश तरंग ये है और दूसरी प्रकाश तरंग ये है, ये उनका फेज है, उनका फेज समान होना चाहिए, और इन दोनों प्रकाश की किरण को अपने आगे बढ़ाएंगे और दूसरी प्रकाश की किरण यहां पर आती है, तो जिस बिंदु पर वो मिलते हैं उनका वो भाग कैसा दिखाई देता है, हमें रंगीन दिखाई देता है। तो रंगीन दिखाई देने का लॉजिक पूछा जा रहा है, किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। और व्यतिकरण क्या होता है वो अपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया है उधर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति दर्पण की ओर 40 सेंटीमीटर बढ़ता है। समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की नई दूरी कितनी होगी। ये एक दर्पण लगा रखा है और यहां पर एक व्यक्ति है, इसके बीच की दूरी कितनी बता रखी है अपने को, 1 मीटर। और स्वाभाविक सी बात है कि इसका इमेज बनेगा वो यहां पर बनेगा, वो भी कितनी दूरी बाद बनेगा, 1 मीटर बाद बनेगा। ठीक है, खड़ा व्यक्ति कितनी ओर चल रहा है, दर्पण की ओर 40 सेंटीमीटर बढ़ता है। मान लीजिए कितना चल गया, ये 40 सेंटीमीटर चल गया। अब ये दूरी कितनी हो गई है, 60, तो ये भी इतना चलेगा, इधर से जितना ये चलेगा इतना भाग ये चलेगा, तो 40 सेंटीमीटर का भाग, तो यहां भी दूरी का भाग कितना रह गया, 60। तो ये पूछा है समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की नई दूरी क्या हो जाएगी। ये वाली कुल दूरी पूछी जा रही है, ये वाली कुछ दूरी पूछे तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 यानी 1.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है 1.2 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन दे रखा है श्वेत प्रकाश में एक किरण पुंज के उसके घटक, एक श्वेत प्रकाश में किरण पुंज में उसके घटक वर्णों में विपाटन को निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया समझाती है। यानी सफेद प्रकाश होता है उसके फैलने के बारे में पूछा जा रहा है, सफेद प्रकाश होता है उसके फैलने के बारे में पूछा जा रहा है, फैलने की कौन सी प्रक्रिया समझाती है, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण अपने कह सकते हैं कि प्रकाश के फैलने से संबंधित है, इसको अपने बोलते हैं कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन यही है कि प्रकाश का फैलना, और प्रकीर्णन होगा तो इसमें प्रकाश के कितने रंग दिखाई देंगे हमें, वही 7 रंग, विबजोर, ये क्रम याद रखना, विबजोर। प्रकाश के 7 रंग में दिखाई देते हैं, किस घटना के कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है उसमें अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन का मतलब किसी माध्यम से बात गुजरने के बाद फैलना, वर्ण विक्षेपण का मतलब उसे प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो उसमें 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, और 7 रंगों का क्रम होता है वो विबजोर के अनुसार है, VIB वॉयलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्रम होता है उसका। फैलने का क्रम पूछा, क्या बता देंगे? विक्षेपण के कारण हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि प्रकाश की एक किरण N1 अपवर्तनांक के एक माध्यम से N2 अपवर्तनांक अपवर्तनांक के माध्यम से जाती है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R किसके बराबर होगा? ये स्नेल का नियम आता है। ये अपने किसका नियम बताते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये बताता है कि साइन I बटा में साइन R बराबर होता है किसके? म्यू के। साइन I बटा में साइन R बराबर होता है किसके? म्यू के। और म्यू क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक जो भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है, सभी का एक जैसा नहीं होता है। याद रखना, ये भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है, सभी का एक जैसा नहीं होता है। इसकी एक विशेषता और होती है, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक का भाग जितना ज्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें चमक भी उतनी ज्यादा होगी, उसमें चमक भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे। और जिसके अपवर्तनांक का मान कम होगा उसमें पारदर्शिता ज्यादा होगी। जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसकी पारदर्शिता ज्यादा होगी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें चमकने का गुण भी क्या होगा? ज्यादा। जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना? 2.4। एयर, वायु का अपवर्तनांक कितना? 1। पारदर्शिता ज्यादा किसमें है? वायु में। चमकने का कारण हीरे में अपवर्तनांक कितना उसका? 2.4। इसी प्रकार से पानी का अपवर्तनांक कितना? 1.33। तो ये लॉजिक है, इसके अंदर लागू होता है। और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दो माध्यम दे रखे हैं जिसके अंदर अपने को बता रखा है कि N1 अपवर्तनांक पहले माध्यम से और N2 दे रखा है यहाँ पर अपवर्तनांक के एक माध्यम से गुजरती है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन I की वैल्यू क्या आ जाएगी? N2 का भाग, और साइन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N1 का भाग। तो बताना क्या है हमारे को? R है तो साइन I बटा R किसके बराबर होगा? I बटा R ये हो जाएगा, साइन I बटा में साइन R, N2 बटा में N हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? C में दे रखा है ऐसा, N2 बटा में N1। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में देखा है एक दंत चिकित्सक डेंटिस्ट द्वारा दांतों को जांच के लिए उपयुक्त दर्पण, एक डेंटिस्ट के द्वारा यूज में लिया गया दर्पण कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं तो उनके पास वो ऐसा बना होता है ना, एक निडल सी बनी होती है और उसके आगे यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है। वो लाइट की फोकस इसके ऊपर डालते हैं तो उस लाइट को क्या करता है? वो अत्यधिक दूरी तक फोकस करने का काम करता है, तो उसमें गहराई में देखने का काम करता है। ये पूछा जा रहा है कि मिरर कौन सा है? अवतल है, उत्तल है, समतल है या बेलनाकार है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अपने को पता है फोकस बनाने का काम करता है, वो कौन सा करता है? दर्पण के बारे में बात चल रही है, ध्यान देना। ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। और दर्पण अपने को पता है दो होते हैं, कौन कौन से? उत्तल और अवतल। इन दोनों की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि एक तो लाइट को फैलाने का काम करता है, ये क्या काम करता है? लाइट को फैलाने का काम करता है। और दूसरा लाइट को एक बिंदु पर फोकस करने का काम करता है। ये लाइट को फोकस करने का काम करेगा तो लाइट ज्यादा दूरी तक जाएगी। कौन से दर्पण से जाएगी? अवतल दर्पण से जाएगी। यानी दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल की विशेषता में देखो क्या होता है। उत्तल और अवतल दर्पण की विशेषता में देखें अपने, तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से बताया जाए। गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं, उनकी एक विशेषता क्या होती है? अपने को पता है उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण का भाग है। और गोलीय दर्पण का मतलब इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं। अब इसके अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो यहां से कोई लाइट आ रही है, अब लाइट यहां से टकराने के बाद फैल जाएगी और ये लाइट यहां से टकराने के बाद इस प्रकार से फैल जाएगी। अब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलता है, तो यहां पर क्या बनेगा? फोकस बनेगा। इसके अंदर पॉलिश की थी, इसके पॉलिश कहां कर देंगे अपने? बाहर की ओर। इसमें बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो ये लाइट यहां से आ रही है, यहां से लाइट आएगी तो यहां से टकराने के बाद अब अंदर का सरफेस कर्व है, अंदर का सरफेस कवर है, कर्व पृष्ठ बन गया, तो यहां से भाग है वो टकराने के बाद इस प्रकार से जाएगा और ये प्रकाश इस प्रकार से जाएगा और यहां पर वास्तव में काटेगा, वास्तव में काटेगा तो यहां पर बनने वाला इमेज कैसा हो जाएगा? वास्तविक। और इसमें वास्तव में नहीं काट रहा तो इसमें बनने वाला इमेज कैसा हो जाएगा? आभासी। और जो आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है? इमेज सीधा। और वास्तविक होता है वो किस प्रकार का हो गया?
उल्टा। तो एक बिंदु पर फोकस करने का काम करता है, कौन करता है? अवतल। तो दंत चिकित्सक वो फोकस करेगा लाइट को, लाइट उसके ऊपर डालेगा, जिसको फोकस करने का काम करेगा, दूर तक और गहराई तक जाएगा। तो कौन से प्रकार का दर्पण यूज करेगा वो? अवतल। हमारे पास ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? अवतल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पेंट में तारपीन का तेल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अपने जो इनेमल पेंट होता है, वो पेंट करते हैं अपने दीवारों पे, खिड़कियों पे, दरवाजे पे रंग करते हैं, तारपीन का तेल मिलाते हैं उसके अंदर। वो क्यों मिलाते हैं? अपने वो थिनर के रूप में यूज करते हैं, अपने को पता है ये। तो तारपीन का तेल है वो किस रूप में यूज करते हैं? अपने थिनर के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेंट होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसमें अपने मिला देते हैं, एसीटोन होता है ये, उसके अंदर मिला देते हैं। तो एक तो वो बुर्श और दीवार के ऊपर आसानी से लग जाता है, और दूसरा अपने कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर चिपकने का काम भी आसानी से कर देता है। गाढ़ा पेंट होता है उसकी पपड़ी भी बन जाती है, वो काम का नहीं है। तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? थिनर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में दो कथन दे रखे हैं। और पहला कथन दे रखा है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाए। खोई का मतलब क्या होता है? कि ऊर्जा बनाने के बाद बचा हुआ जो पदार्थ है, यानी जो पदार्थ होती है उसमें शर्करा बनाने के बाद जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं ये। यानी शुगर बनाने के बाद गन्ने या चुकंदर से अपने चीनी बना रहे हैं, तो उसमें जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में चर्चा कर रही है कि वो पदार्थ है वो जैव मात्रा ईंधन के रूप में यूज करते हैं, उसका ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। हीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, सीरा उसी का भाग होता है जो गन्ने से अपने चीनी बनाते हैं ना, उसका जो भाग है उसी को बोलते हैं सिरे से कृत्रिम रासायनिक उर्वरक। कृत्रिम रासायनिक उर्वरक नहीं आएगा इसके अंदर। कृत्रिम रासायनिक उर्वरक दे रखा है के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, कृत्रिम में नहीं आएगा ये। ठीक है। शीशे के एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। एथेनॉल बनाया जाता है उस सिरे से। सिरे से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। शर्करा उद्योग है उसमें को प्रोडक्ट शराब भी बनाया जाता है, उसमें एथेनॉल बनाने में यूज करते हैं। तो हमारे पास पहला भी सही हो रहा है और तीसरा भी सही हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? केवल एक और तीन। पहला ऑप्शन केवल एक दे रखा है, उसके बाद दो और तीन दे रखे हैं, और उसके बाद केवल एक और तीन हाँ इसके अंदर दे रखे हैं, तीसरे ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स हो जाएगा, केवल एक और तीन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीडीटी। डीडीटी के व्यवसायिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। डीडीटी किससे बनाया जाता है? क्लोरोबेंजीन क्लोरोफॉर्म से बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोमीथेन से बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन क्लोरिल से बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन और बीएचसी से बनाया जाता है। डीडीटी किससे बनाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डीडीटी बनाने का कच्चा पदार्थ क्या होता है? क्लोरोबेंजीन तो है ही है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन भी नहीं होता है क्लोरोबेंजीन के साथ, BHC नहीं है इसके अंदर, क्लोरेल का यूज करते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ क्या मिला देते हैं? क्लोरेल मिलाते हैं। डीडीटी का यूज करते हैं, डीडीटी बनाया जाता है ये। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी पूछा जाता है डाइक्लोरो डाइफिनोल, इसे बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनोल, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ये है डीडीटी। कच्चा पदार्थ पूछा जा रहा है क्या किससे बनाया जाता है, तो उसके अंदर आ जाए क्लोरोबेंजीन व क्लोरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, पॉलीथीन, इस शब्द को तोड़कर देखो, पॉली प्लस एथीन, ये क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है, ये कार्बनिक यौगिकों में है, बहुलक है, ये पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अच्छा किसका भाग है, किस संश्लेषण में किसका यूज किया जाता है? तो इसके अंदर देखो पॉलीथीन बनाने में किसका यूज करेंगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी शब्द को तोड़कर देखो, पॉलीथीन के शब्द को अपने तोड़कर देखें तो इसके अंदर दे रखा है कि किसका यूज करते हैं अपने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेन। राइट आंसर जो होगा इसका भी एथेन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, चार ऑप्शन दे रखे हैं और उनके आगे कुछ लिखा हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, यानी एंटी फ्रीज जो आसानी से जमता नहीं है। उसके बाद दे रखा है एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिल लेड, और उसके बाद दे रखा है कि
एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है, और उसके बाद देखा एंटीबायोटिक्स क्विनोन है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक साइड में तो कुछ एक केमिकल्स के नाम दे रखे हैं, एक साइड में कुछ दे रखा है कि उनका यूज किस प्रकार से दे रखा है। पहला इसके अंदर दे रखा है एंटी फ्रीज, यानी जो जमता नहीं है, जो नए जमने वाला यौगिक है उसका नाम क्या दे रखा है? एथिलाइन ग्लाइकोल। ये बिल्कुल सही है, एथिलाइन ग्लाइकोल है, वो जमता नहीं है, ये एक प्रकार का एल्कोहल है। ये कौन से प्रकार का एल्कोहल है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये कौन से प्रकार का? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, जो -114 डिग्री के आसपास भी नहीं जमता है। ये डाईहाइड्रिक प्रकार का एल्कोहल होता है। कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल। एक क्वेश्चन और ध्यान देना, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, इसको गाड़ियों में रेडिएटर में डालते हैं। ठंडे प्रदेशों में जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं ना, उसके अंदर यूज करते हैं। रेडिएटर में, गाड़ियों में इंजन के आगे जो रेडिएटर लगा रहता है, उसके अंदर पानी के साथ ये डाल देंगे तो वो जमेगा नहीं। तो अगर वो जम गया तो क्या होगा? ठंडे प्रदेशों में पानी यूज करते हैं, जम जाता है तो उसकी पाइपें होती है, उसके अंदर बिल्कुल बारीक पाइपें होती है, वो टूट जाती है। इसलिए उसके अंदर क्या डालते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। एंटीनोक एजेंट, एंटीनोक ये अपने यूज करते हैं फ्यूल के अंदर। ये किस में यूज करते हैं? फ्यूल के अंदर, ईंधन के अंदर यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसके अंदर मिलाया जाता है, और इसके अंदर टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपने कहते हैं टेट्रा एथिलेट एंटी नोकिंग एजेंट होता है। उसमें अपने पढ़ते हैं कि फ्यूल के अंदर नंबर होता है C10 नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। पेट्रोल के अंदर वो नंबर होते हैं, डीजल के नंबर होते हैं, उनके अंदर मिलाया जाता है नोकिंग को कम करने के लिए। ये भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। चावल का ही एक मॉडिफाइड किस्म आता है, जीएम चावल, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम चावल होता है, जिसको अपने बोलते हैं ना गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस, उसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। चावल की जीएम प्रोडक्ट की एक नई फसल है, इसके अंदर यूज करते हैं बीटा कैरोटीन। इसका एक साल्ट है, यानी बीटा कैरोटीन उसके अंदर पाया जाना प्रोटीन है, एक है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीबायोटिक देखा क्विनोन, क्विनोन एंटीबायोटिक नहीं है। क्विनोन है वो एंटीबायोटिक नहीं है। तो क्या है क्विनोन? क्विनोन एक प्रकार की ऐसी दवा है जो यूज करते हैं, क्लोरोक्विनोन के नाम से आता है मार्केट में, और यूज कहां पर करते हैं? मलेरिया रोग में। मलेरिया की दवा है ये, मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्विनोन, इसे क्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं है? एंटीबायोटिक वाला मैच नहीं होगा इसके अंदर। ये मैच नहीं है, तो अपने क्या सकते हैं? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पूछा जा रहा है। ऊपर वाले सही है, मैच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर यहां पर कथन दे रखे हैं, और पहला कथन क्या दे रखा है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। फिर आगे लिख रखा है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। अब आगे क्या दे रखा है कि इन दोनों में से कौन सा कथन है वो? अच्छा, 4 कथनों में पूछा जाए कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। ठीक है, कठोर जल, कठोर जल के बारे में देखो। कठोर जल है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। अपने को पता है कि साबुनीकरण जो अभिक्रिया होती है, उसमें साबुन की विशेषता होती है कि केवल और केवल वो केवल मृदु जल में झाग देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि कठोर जल के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है, तो साबुन की विशेषता होती है, जैसे साबुन में अपने लिखते हैं, साबुन का फॉर्मूला लिखते हैं अपने C17H35COONA, ये एक साबुन लिखा है अपनी, साबुन लिखा है C17H35COONA। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन लिया है। अब देखो इसके अंदर अपने क्या लिया है? NaOH के साथ क्रिया करवाया स्टीरिक एसिड की, तो हमारे पास एक साबुन बन गया C17H35COONA। अगर इसका यूज कर दिया आपने किसके साथ है? कठोर जल के साथ। किसके साथ यूज कर लिया? कठोर जल के साथ यूज करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे, और ये भी अलग हो जाएगा। किस रूप में चेंज हो जाएगा? Na+ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये साबुन का भाग ये जुड़ जाएगा, यानी इनसे अलग हो जाएगा, और ये भाग आपस में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या करेगा? उसमें झाग नहीं देगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, अवक्षेप बना लेगा। क्या बना लेगा? अवक्षेप बना लेगा। अब पूछा क्या जा रहा है? दोनों कथन सत्य है, कथन सेकंड है वो एक सही स्पष्टीकरण है। हाँ बिल्कुल है, सत्य है, असत्य स्पष्टीकरण नहीं है, ये वाला नहीं है। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया, दोनों कथन सत्य हैं और ये सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने।
क्वेश्चन दे रखा है कि डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है। डिटोल के अंदर केमिकल है वो पूछा जा रहा है कि डिटोल बनाने के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा भाग होता है। तो इसके अंदर अपने आयोडीन डिटोल के अंदर नहीं होता है, बायोथिनोल नहीं होता है, क्रोसल नहीं होता है, क्लोरोक्सिनोल होता है। क्लोरोक्सिनोल होता है, ये डिटोल के अंदर मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है इसके अंदर, डिटोल के अंदर एल्कोहल मिलाया जाता है। डिटोल के अंदर एक तो मेन भाग कौन सा हो गया इसका, क्लोरोक्सिलेनोल हो गया, साथ में क्या मिलाते हैं, एल्कोहल, और साथ में क्या मिलाते हैं इसके अंदर, पाइनोल भी मिलाते हैं डिटोल के अंदर। ये भाग मिलाते हैं, ये पूरा का पूरा डिटोल है, क्लोरोक्सिनोल प्लस एल्कोहल प्लस में क्या हो गया, पाइन ऑयल हो गया है। तो ये मिलाता है डिटोल से। और डिटोल अपने कह सकते हैं कि ये जो यौगिक पाया जाता है वो C8H9OCl के रूप में होता है। ये डिटोल का यौगिक है, ये डिटोल का भाग है। और उसका जो भाग पूछा जा रहा है, प्रतिरोधी यौगिक पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, क्लोरोक्सिलेनोल हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। पानी में साबुन और डिटर्जेंट के मेल को दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा बनती है। मिसेल स्ट्रक्चर है ये। अपने को पता है साबुनीकरण अभिक्रिया होती है, उसमें उस किसके द्वारा साबुन और डिटर्जेंट साफ करता है, तो ये मिसेल स्ट्रक्चर होती है। मिसेल संरचना होती है, उसके अंदर दो भाग होते हैं। एक भाग होता है उसे बोलते हैं जल स्नेही, इसे बोलते हैं, दूसरा भाग जल विरोधी, इंग्लिश में इसे बोल देंगे हाइड्रोफोबिक, और इसको बोल देंगे हाइड्रोफिलिक। ये दो भाग होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये किसके अंदर होते हैं, मिसेल की संरचना में। साबुन जब पानी के साथ घोलते हैं तो उसमें होने वाले स्ट्रक्चर के दो भाग हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब साबुनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि मान लीजिए अपने एक फॉर्मूला लिखते हैं, यहां पर एक साबुन लिखा था अभी अपने C17H35COONA। इसके अंदर दो भाग यहां पर देखेंगे, तो एक भाग तो हो गया C17H35, ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा जिसको अपने जिगजैग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे क्या बच गया, COO- और Na+। तो इसके दोनों भाग है, उसको अपने रिप्रेजेंट किस रूप में करेंगे, हेड के रूप में। ये टेल हो गया, वो हेड हो गया, ये टेल हो गया, और इसको क्या बोल देंगे अपने, हेड। सिर और पूंछ का भाग हो गया। पूछा क्या जा रहा है, मिसेल की संरचना जो बनती है तो इसके अंदर एक तो लंबी श्रृंखला होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, C17H35 को। एक इसका हेड है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, COO नेगेटिव, यानी COO नेगेटिव, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Na+ का भाग जुड़ा हुआ है। अब पूछा ये जा रहा है कि इसके अंदर से मिसेल संरचना है, हाँ, हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक कौन सा हो जाएगा, तो ये तो पानी के साथ जुड़ेगा नहीं, और ये पानी के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे अपने हाइड्रोफिलिक, और इसको क्या बोल देंगे अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। ये मिसेल की संरचना, ये क्या करते हैं, मेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक साबुन के भाग में 70 से लेकर 100 के आसपास बनती है, जो पूरे के पूरे मेल को चारों तरफ से कवर कर लेता है। जैसे पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं खींचकर बाहर ले आता है। ये साबुनीकरण अभिक्रिया हो गई है, यानी साबुन कपड़ों को साफ कैसे करता है उसका एक उदाहरण लिया है, और उसको अपने थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा है। स्ट्रक्चर का नाम पूछा जा रहा है तो वो मिसेल हो जाएगा, आंसर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मिसेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी साबुन कैसे साफ करता है, साबुन के साफ करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साबुन और अपमार्जक कोई भी हो, साबुन और अपमार्जक कोई भी हो, उसको जैसे अपने पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है, पृष्ठ तनाव। पानी का पृष्ठ तनाव साबुन और अपमार्जक दोनों डालने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मुख्यतः अपने बात करते हैं अपमार्जक का जो भाग होता है ना, उससे कपड़े ज्यादा आसानी से साफ होते हैं, किसकी अपेक्षा में, साबुन की अपेक्षा में। और इसको एक नाम क्या दिया जाता है, साबुन रहित साबुन। अपमार्जक को एक और क्या नाम दिया जाता है, साबुन रहित साबुन। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इसकी अभिक्रिया पानी में करवाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम कर देगा, जिसके कारण अपमार्जक उसके प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाएगा, कपड़े के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाएगा, जिसके उसमें मेल के कण है, धूल के कण, उसको खींचकर बाहर ले आता है। तो अपने से क्या पूछा जा रहा है, सिद्धांत क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, पलवन, श्यानता, प्रत्यास्थता, ऐसा कोई भाग नहीं है, केवल यहाँ पर सरफेस टेंशन है, उसको बता देंगे अपने कि साबुन के द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। याद रखना, अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है, ये नाम याद रखना इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौगिक है उनको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन है उनको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है सेल्यूलोज नाइट्रेट,
उसमें दे रखा है पोटेशियम सल्फेट, वसा अम्ल के पोटेशियम लवण, कैल्शियम ऑक्साइड उधर दे रखे हैं, मृदु साबुन, बारूद, उर्वरक और कांच। किसको किसके साथ मैच होगा वो बताना है अपने को। सबसे पहला आता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट के यौगिक सेल्यूलोज के रूप में लिखते हैं अपने, नाइट्रेट के यौगिक सेल्यूलोज के रूप में लिखते हैं तो इनसे एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, जैसे टीएनटी है, टीएनजी है, टीएनपी है, आरडीएक्स है, ये के सारे सारे क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, बारूद होते हैं। तो उनके अंदर नाइट्रोसेल्यूलोज का यूज किया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज का यूज करेंगे तो इसके अंदर पहला भाग दे रखा है ऐसा को बारूद से संबंधित, देखो ये वाला देखा है बारूद से संबंधित है, तो इसके अंदर ये नाम ऐसा भी होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज के अंदर यूज करते हैं अपने एक्सप्लोसिव बनाने में। आरडीएक्स है, टीएनटी है, टीएनजी है, टीएनपी है, टीएनपी ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोफिलोन। दूसरा आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, तो उनका उपयोग क्या होता है, वो बारूद बनाने में किया जाता है। ये सेम मैच हो रहा है इसके साथ। आगे क्या दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का अपने यूज करते हैं, किस रूप में करते हैं, फर्टिलाइजर होता है ये, ठीक है, उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। पोटेशियम सल्फेट है उसको मैच कर दिया अपने फर्टिलाइजर के साथ। उसके बाद देखा है वसा अम्लों के पोटेशियम लवण। वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, देखो अभी अपने पढ़ा था फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड कोई भी है, एक उदाहरण लिखा था अपने C17H35, और इसका फैटी एसिड का भाग है, इसके अंदर अपने यूज किया था दो प्रकार के साबुन में, एक तो NaOH और दूसरा कौन सा था, KOH। पोटेशियम लवण यूज करेंगे, पोटेशियम लवण है तो उसका यूज किस में करेंगे, अपने साबुन बनाने में करेंगे। याद रखना पोटेशियम लवण साबुन कैसा बनेगा, मृदु साबुन। कैसा बनेगा, मृदु। अगर कास्टिक सोडा आपने लिया है तो साबुन कैसा बनेगा, कठोर साबुन। याद रखना ये साबुन बनाने में पोटेशियम है तो साबुन कैसा बनेगा, मृदु साबुन बनेगा। और कठोर साबुन बनेगा तो क्या यूज किया आपने, NaOH यूज करेंगे। पीछे एक बच गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको ग्लास बनाने में यूज करते हैं, साथ में क्या मिला देते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या मिला देते हैं, SiO2। तो ग्लास बनाने में इसका यूज किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। तो अपना मैच क्या हो गया, ए के साथ 2 नंबर हो गया, ए के साथ 2 नंबर, ये वाला ए के साथ 2 नंबर, उसके बाद बी के साथ 3 नंबर, सी के साथ 1 नंबर, डी के साथ 4 नंबर। ये अपना मैच हो गया और राइट आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है। अभी अपना ये केमिस्ट्री फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, अभी बायोलॉजी की क्वेश्चन आपको सर करवा देंगे। थैंक यू। हाँ भाई, अपने साइंस के जो पिछला टेस्ट हुआ था इसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे, वो अपने देखेंगे क्या है, वो थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं मैं। तो देखो सबसे पहला 141 नंबर क्वेश्चन था अपना बायोलॉजी का, वो था कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन, निषेचन आपको पता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निषेचन कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है, और दूसरा कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन तो वो होता है, वह निषेचन की प्रक्रिया जो शरीर से क्या होती है, बाहर होती है, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। और वह निषेचन की प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होती है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन, निषेचन किस में होता है, मादा में होता है, और मादा के शरीर के अंदर होगा जो निषेचन उसको क्या कहा जाएगा, आंतरिक निषेचन कहा जाएगा। ठीक है, अगला जो 142 नंबर अपना जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो देखो निषेचन तो होता है ना वो अंडवाहिनी में ही हो जाता है, निषेचन तो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, लेकिन निषेचन होने के बाद भ्रूण का जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है, यानी अंतरोपण होता है, भ्रूण परिवर्धित होता है और उसका जो रोपण होता है वो किसके अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वाला अपना प्रश्न है, मनुष्य व खरगोश के अंडे होते हैं। ध्यान रखना, अंडे मनुष्य और खरगोश के जो अंडे होते हैं ना वो किस प्रकार के होते हैं, तो सूक्ष्म पीतकी प्रकार के होते हैं। पीतकी क्या होता है, जो येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको पीतक कहा जाता है, और मानव का जो अंडा होता है उसमें सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म पीतकी कहा जाता है। फिर ये कह रहे हैं जंतुओं में प्राय नर युग्मक, अगला जो प्रश्न है वो अपना ये है, जंतुओं में प्राय नर युग्मक शुक्राणु को संख्या मादा युग्मकों से अधिक होती है, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो नर युग्मक होते हैं ना वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब गति करके, और ये किस तक पहुंचने का काम करते हैं, मादा युग्मक के पास। मादा युग्मक होता है ना वो अचल होता है। ठीक है, तो जो नर युग्मक गति करके पहुंचते हैं तो आधे से ज्यादा युग्मक होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि मान लो एक ही नर युग्मक बने तो वो अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले ही नष्ट हो सकता है। इसलिए अगर नर युग्मक अधिक संख्या में बनेंगे तो कुछ नष्ट हो जाएंगे, तो
गति करते हुए कुछ नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक पहुंच पाएंगे, मतलब निषेचन हो पाएगा। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, इससे पहला कोई शुक्राणु पे कोई इफेक्ट, जीवन काल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मादा युग्म व्यर्थ नष्ट होने से बचाया जा सकता है, जरूरी नहीं है, निषेचन की संभावना बढ़ती है। हाँ ये जरूर है कि ज्यादा संख्या में नर युग्मक बनेंगे तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनमें आपने पढ़ा होगा कि उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि निषेचन शरीर से बाहर होता है और उनमें निषेचन होने की संभावना बहुत कम होती है, नष्ट हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही अधिक संख्या में बनते हैं। जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनमें प्राय कौन सा है, नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। फिर अब अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य है, ये पूछ रहा है अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडपरजक होते हैं वो अंडे देते हैं, विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, सही है, शुक्राणु एक कोशिका होती है। अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, नहीं, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में तो जनन होता है द्विविखंडन द्वारा, ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में किस विधि द्वारा होता है, तो बहुविखंडन विधि द्वारा होता है, और अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन द्वारा होता है। मुर्गियों में बाह्य निषेचन होता है, नहीं, मुर्गियों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, लेकिन अंडायुज होते हैं, ये अंडे देते हैं। जरायुज वो होते हैं जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं एक तरह से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 146 नंबर 46, देखो आप, अगला क्वेश्चन है वो विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो विदलन क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद, युग्मनज बनने के बाद प्रारंभिक जो समसूत्री विभाजन होते हैं ना, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। और विदलन होता है ना, उसके दौरान भ्रूण जो होता है उसके आकार में उस टाइम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भी ध्यान रखना। ये कह रहा है आयतन या आकार जो भी दिया जाए, वृद्धि होती है कमी होती है, पहले वृद्धि फिर कमी होती है, कोई वृद्धि नहीं होती, तो आकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका ध्यान रखना। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अगुणित गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। तो अगुणित गुणसूत्र ध्यान रखना जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। भी अपने यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो जनन सेल्स होती है उनके अंदर अगुणित, अंडाणु हो गया, युग्मक हो गया, अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, उसको अगुणित कोशिका कहा जाता है। और अगुणित गुणसूत्र जो पाए जाते हैं ना वो गेमेट्स के अंदर होते हैं, यानी युग्मकों के अंदर होते हैं, अंडाणु शुक्राणु होते हैं ना, उनमें गुणसूत्र आधे होते हैं। तभी तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहती है। जैसे अपने अंदर 46 है, आगे औलाद पैदा होगी उसमें भी कितने होंगे, 46 होंगे। क्यों, 23 गुणसूत्र होते हैं, वो पिता से आते हैं। 23 गुणसूत्र किससे आते हैं, माता से, शुक्राणु के माध्यम से, पिता से, अंडाणु के माध्यम से। मतलब अंडाणु शुक्राणु क्या है, अगुणित कोशिका है। तो अगुणित कोशिका कौन सी होती है, तो युग्मक होते हैं। फिर ये कह रहा है भ्रूणीयावस्थाओं में मानव की जो पेशियां है वो बनती है, ध्यान रखना, मांसपेशियों की जो उत्पत्ति होती है, भ्रूणीयावस्थाएं आती है, उनमें अपने अंदर 3 लेयर बनती है जिनका नाम होता है एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम दूसरी जो बनती है वो मीजोड्रम बनती है, और तीसरी जो परत बनती है वो बनती है एंडोड्रम। अब अपने अंदर जो मसल्स है ना वो मीजोड्रम वाली परत से बनती है। अभी कुछ अंग होते हैं, जैसे कुछ ग्रंथियां, ब्रेन होता है वो एक्टोड्रम से बनता है, लीवर होता है वो एंडोड्रम से बनता है, हार्ट हो गई, मांसपेशियां हो गई, वो मीजोड्रम से बनती है। तो इनकी जो भ्रूणीयावस्थाओं में पेशियां जो बनती है वो कौन सी लेयर से बनती है, मीजोड्रम से बनती है। अभी फिर ये कह रहा है ग्रेस्टुला अवस्था की गुहा का क्या नाम है। ग्रेस्टुला अवस्था आती है ना, उसमें बीच में एक कैविटी बनती है, गुहा सी बनती है, और उस गुहा का नाम होता है आर्केंट्रॉन, ठीक है। फिर ये कह रहा है प्लेसेंटा का निर्माण का संबंध है। प्लेसेंटा के निर्माण का संबंध किससे है, तो प्लेसेंटा देखो किसमें बनेगी, जिसके अंदर भ्रूण का परिवर्धन किसके अंदर हो, गर्भाशय के अंदर हो, यूट्रस के अंदर हो, उसी में बनेगी। और जो या फिर सुविकसित शिशु को जन्म दे, अब जैसे अंडे देते हैं उनमें क्या है, प्लेसेंटा के निर्माण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गर्भाशय से नहीं जुड़ते हैं। तो जरायुज जो होते हैं ना, जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, उनमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो अंडजातता या अंडायुज, जरायुजता नहीं, जरायुजता जो होती है ना, यानी जो सीधे शिशुओं को जन्म देंगे, उनके अंदर किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा क्या होती है, जो भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आपने पढ़ा होगा कि भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है वो प्लेसेंटा करती है। और आपसे ये पेपर में आ सकता है प्रश्न है
कि प्लेसेंटा किस प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना एलेंटोकोरियोनिक प्रकार की होती है। एलेंटोकोरियोनिक प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है मानव में। एलेंटोकोरियोनिक यानी भ्रूणीय झिल्लियां भाग लेती है इस प्लेसेंटा के निर्माण में, इसलिए इस प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 एक प्रश्न थे बायोलॉजी के अपने, उनके बारे में मैंने बता दिया। धन्यवाद भाई।